हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पांडे एजुकेशन पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे सभी सेल से बने होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल से बने होंगे और कुछ ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से बने होंगे। यहाँ पे आप कुछ डायग्राम आप देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के। तो यहाँ पे देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से। इससे बाद हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, वहां पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का मतलब। देखो, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स या कैरियन मीन न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखो, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। इधर देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो या ऐसा कोई भी सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई भी सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब इसका मतलब समझते हैं, ट्रू एंड प्रिमिटिव का मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखो, जो यूकैरियोटिक सेल है वहां पे दो हमने सेल देखे, एक एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये जो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल है यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। अगर हम इसके न्यूक्लियस को देखें, कोई भी सेल है वो न्यूक्लियस को कंटेन करता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल एक यहाँ पे मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इस तरीके से एक बाहर से मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो इस जेनेटिक मटेरियल को कवर्ड किए हुए है या पूरी तरीके से बाइंड किए हुए। लेकिन अब यहाँ पे बैक्टीरियल सेल का आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। इस बैक्टीरियल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी भी मेम्ब्रेन से ऐसे बाउंड नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ नहीं है। तो ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो यूकैरियोटिक सेल हुए, या फिर जिसे हम ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। और ऐसा कोई न्यूक्लियस जिसमें जेनेटिक मटेरियल के बाहर से कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, या फिर ऐसा कोई न्यूक्लियस, ऐसा कोई सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है या वेल डेवलप्ड नहीं होती है, तो ऐसे टाइप के सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसे टाइप के न्यूक्लियस को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, और ऐसे टाइप के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो अब यहाँ पे देखो, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पूछा जाता है। तो पहला डिफरेंस तो यही होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल, चाहे वो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, उसमें एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के बाहर से, एक उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी। तो ये यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर हो गया। अब अगर हम दूसरा एक डिफरेंस देखें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मेडअप होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल सारे के सारे सिंगल सेल से बने होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है, अगर हम यहाँ पे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो ये तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर सेल से बने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे
ऑर्गेनिज्म भी होते हैं यहाँ पे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं हम उनको, लेकिन सिंगल सेल से बने होते हैं। तो हम यूकैरियोटिक सेल्स में क्या बोल सकते हैं कि ये सम यूनिसेलुलर एंड मोस्टली मल्टीसेलुलर। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल हमने देखा सारे के सारे यूनिसेलुलर होंगे, कोई वहां पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। पर अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखें तो यहाँ पे कुछ तो यूनिसेलुलर होंगे और उनके अलावा सारे के सारे मल्टीसेलुलर होंगे। जैसे यूनिसेलुलर हम बोलते हैं अमीबा, अमीबा एक यूनिसेलुलर जरूर है पर एक यूकैरियोटिक सेल से बना होता है। नेक्स्ट अमीबा पैरामीशियम, पैरामीशियम या फिर यूग्लिना, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं और बट यूकैरियोटिक सेल है। और दूसरा डिफरेंस देखो क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये साइज में बहुत छोटे हैं। अगर यूनिसेलुलर हैं तो नेकेड आई से देखना इनको पॉसिबल नहीं है, तो ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। मींस कितना इनकी लेंथ होती होगी, ये साइज में 1 to 10 माइक्रोमीटर तक होते हैं। पर जो यूकैरियोटिक सेल हैं ये 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 माइक्रोमीटर से 100 तक ये इनकी साइज होती है। पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनकी 1 to 10 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। अब देखिए नेक्स्ट, अब अगर हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में देख रहे हैं, यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज और इस तरीके से बहुत सारे हमें एनिमल सेल में सेल ऑर्गेनल दिखाई दे रहे हैं। पर ऐसे ही प्लांट सेल में भी है, प्लांट सेल में भी वैक्यूल दिखाई दे रहा है, क्लोरोप्लास्ट है, सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है। इस तरीके से बहुत सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में। पर बैक्टीरियल सेल में इस तरीके से कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ राइबोसोम को छोड़ के। ये राइबोसोम इस सेल के साइटोप्लाज्म होगा, इसको छोड़ के कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, ना इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनल इसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो ये कैरेक्टर है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का। अगर हम इसके क्रोमोसोम्स के नंबर पे देखें तो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो अब यहाँ पे देखो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम होगा, इसमें 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। पर अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखें, चाहे वो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, उसमें 2 से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे और साथ में पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो इसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म बन तो रहे हैं सेल से, पर सेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हमें अभी देखा प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अभी यहाँ पे डायग्राम है इसलिए हमने पॉइंट्स यहाँ पे देख लिए, आगे हमारी टेबल भी बनी हुई है जहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखेंगे। अब आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक, अभी हम यहाँ पे कुछ डिफरेंस देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो सबसे पहला जो पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट होगी, बैक्टीरियल सेल में होगी नहीं, प्लांट सेल में होगी नहीं या फिर एनिमल सेल में होगी नहीं। तो अब यहाँ पे देखो जो बैक्टीरियल सेल है जो सेल मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में, क्योंकि कोई भी ऐसा सेल नहीं है चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, बिना सेल मेम्ब्रेन के कोई भी सेल नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें इससे पिछले वाली स्लाइड में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस बैक्टीरियल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है, यूकैरियोटिक सेल के एनिमल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है।
तीनों में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट कैरेक्टर सेल वॉल। ये जो बैक्टीरियल सेल होते हैं या जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल वॉल ही होती है, लेकिन एनिमल सेल में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, पर प्लांट सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। ऐसे ही बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल होती है और फिर जाके सेल मेम्ब्रेन होती है। अब थर्ड वाला पॉइंट अभी हमने पढ़ा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट है। ये मैंने आपको जब डायग्राम बता रही थी तो उस टाइम पे मैंने यहाँ पे बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है वो क्या है, बैक्टीरियल सेल है। लेकिन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल हम देख रहे हैं यहाँ पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, पर बैक्टीरियल सेल में नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर पॉइंट्स देखें तो पॉइंट हमारा यही होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरियल सेल में नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हर एक सेल में होगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है चाहे वो यूकैरियोटिक है। तो साइटोप्लाज्म सब में होगा, बैक्टीरियल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। अब यहाँ पे फिफ्थ वाला पॉइंट देखिए, प्रिमिटिव न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड, जेनेटिक मटेरियल विदाउट मेम्ब्रेन अराउंड, इसी से रिलेटेड है कि जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वो किसमें प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि प्रो का मतलब ही प्रिमिटिव होता है और बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल का है। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होगा, पर प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट आप देखो, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। अब भी हमने डिस्कस करा कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होती हैं वो बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होती हैं, लेकिन प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों दो में प्रेजेंट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं है सिर्फ राइबोसोम को छोड़ के, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो अदर जितने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम्स, इस तरीके के कोई भी यहाँ पे सेल ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट है। लेकिन हम यहाँ पे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल को देख रहे हैं तो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म। लेकिन साइटोप्लाज्म तीनों में प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होंगे। तो इस तरीके से हमने ये पूरा बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल में डिफरेंस देख दिया और यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हमने सारी चीजें पॉइंट्स नोट कर लिए। अब आगे देखो, अब आगे सिर्फ बैक्टीरिया, अब यहाँ पे कंपैरिजन पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का। हमने ये पॉइंट सारे पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वो किसमें प्रेजेंट होगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल में। क्यों? क्योंकि प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव, इससे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था। जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, या फिर ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसे हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस नहीं बोलते। अब भी मैंने आपको बताया था जो डायमीटर होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल की कितनी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल की होगी 1 to 10 माइक्रोमीटर। बहुत ही छोटे होते हैं ये, बहुत ही, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और इनको नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इनकी जो साइज है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर तक होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं, तो इनकी जो
इनका जो साइज है वो 10 से स्टार्ट होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है। नंबर ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म, अभी मैंने बताया आपको जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, पर जो यूकैरियोटिक होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, डायग्राम में हमने देखा था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सारे के सारे प्रेजेंट होते, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। वही है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट होगी, प्रोकैरियोटिक सेल में तो एब्सेंट होगी, पर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। इसीलिए हम इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं और उसको ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये वाला डिफरेंस भी हमने देख लिया है। अब देखो, अभी हमने यूकैरियोटिक सेल देखा था कि हमने बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसमें प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियस भी उसमें वेल डेवलप्ड होता है, और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल ही प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड दीज ऑर्गेनल्स, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में तो नहीं था लेकिन यूकैरियोटिक सेल में है ये सेल ऑर्गेनल, तो इनका रोल क्या है। क्योंकि देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो एक सिंगल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। उनकी बॉडी में इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती भी नहीं है, जो भी इनकी बॉडी में फूड ऑब्टेन करने की प्रोसेस है या फिर जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, गैसेस का एक्सचेंज करना होता है, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करना होता है, ये एक सिंगल सेल के थ्रू ही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है। लेकिन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिलियन बिलियन सेल से बनी होती है। उनकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम तक का उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। हमने पार्ट 1 में सारी चीजें डिस्कस करी थी, क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम तक की बनी होती है। तो ऑर्गन सिस्टम तक की बॉडी बनी होगी तो प्रोसेस भी उसमें काफी कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर कॉम्प्लेक्स होंगे तो तो ये एक सिंपल सेल के थ्रू कंप्लीट नहीं होंगे, तो उनके लिए साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल होते हैं। वो सेल ऑर्गेनल सारे अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और प्रोटीन कोई भी सेल के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की ग्रोथ प्रोटीन के बिना नहीं हो सकती। कोई भी सेल अगर डैमेज हो गया है वो रिपेयर नहीं हो सकता, और इस तरीके से कई सारे फंक्शन होते हैं प्रोटीन के, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो लाइसोसोम है वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करता है, सेल को क्लीन करने का काम करता है। अगर ये लाइसोसोम, ये सेल ऑर्गेनल नहीं होगा तो यूकैरियोटिक सेल में फंक्शन परफॉर्म नहीं करे जाएंगे। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन का काम करता है, मींस एनर्जी प्रोडक्शन करता है। अगर सेल में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो बॉडी काम नहीं कर पाएगी, सेल फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। और साथ में अगर हम राइबोसोम्स देखें तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अगर हम प्लांट सेल का एग्जांपल लें तो उसमें एक सेल ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर प्लांट सेल में ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी और प्लांट की सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इस तरीके से यूकैरियोटिक सेल में ये सेल ऑर्गेनल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म किए जा करते हैं, तब जाके वो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे सरवाइव हो पाता है। तो पर प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिंगल सेल होती है और उसी से ही एक ऑर्गेनिज्म बनता है, और उस ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं करने पड़ते हैं अपने बॉडी को सरवाइव होने के लिए। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, और इन सारे डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करते हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनल, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस तरीके से। अब देखो, सेल ऑर्गेनल हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल। ये जो सेल ऑर्गेनल होते हैं ये नए नए मटेरियल को बनाने का काम करते हैं। रिमूविंग वेस्ट लाइसोसोम का काम होता है। प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड
माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है और रिमूविंग वेस्ट लाइसोसोम का फंक्शन होता है। और इस तरीके से ये सारे फंक्शंस करते हैं और फंक्शंस करने के बाद किसी भी सेल को सरवाइव होने में हेल्प करते हैं और सेल से ही ऑर्गेनिज्म बनता है और वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अर्थ पे सरवाइव करता है। इसीलिए सेल ऑर्गेनेल का एक इम्पॉर्टेंट रोल है एक यूकैरियोटिक सेल में। अब आगे देखिए, हम नया टॉपिक पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियस। अभी हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस पढ़ा था। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट होता है। मींस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। अब यहाँ पे देखो, न्यूक्लियस का हमें पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, जो न्यूक्लियस होती है उसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। मींस एक सेल में जितने भी फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन कर रही है, सेल वॉल कर रही है, या फिर कोई भी सेल ऑर्गेनेल कर रहा है, साइटोप्लाज्म में कोई फंक्शन हो रहा है, वो सारा का सारा कंट्रोल एंड रेगुलेट इस न्यूक्लियस का काम होता है। ये न्यूक्लियस ही है जो ये सारा फंक्शन करती है। अब देखो और क्या करता है ये, इट कंटेन द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर द सेल एक्टिविटी। जितने भी सेल्स में एक्टिविटीज हो रहे हैं सारा यही कंप्लीट करता है या फिर यही रेगुलेट करता है सेल के सारे फंक्शंस को। अब हम इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है, डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं पहले। तो हमें यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, सारे पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद फिर हमें जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं स्लाइड में उसको हम देखेंगे। तो देखो, जो न्यूक्लियस है वो राउंड शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूक्लियस प्लांट सेल में कॉर्नर में होता है, लेकिन एनिमल सेल के सेंटर में होता है। तो न्यूक्लियस एक जो बाहर से एक मेम्ब्रेन होती है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, लेकिन ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें। जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है, डबल मेम्ब्रेनस। अब देखिए, जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें हमें छोटे छोटे से पोर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इन पोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, ठीक है, इसे हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इस न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इस न्यूक्लियर पोर का फंक्शन होगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। किस किस के बीच में, इस न्यूक्लियस के अंदर और इस न्यूक्लियस के बाहर। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उन दोनों के बीच में ये मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखो, इस न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है।
इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है क्रोमेटिन। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन अभी तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये क्रोमेटिन सेल डिवीजन के टाइम पे प्रॉपर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, during cell division it convert into chromosome। ये प्रॉपर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है। अभी हम क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे समझेंगे। अब इस क्रोमेटिन के बाहर इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इस राउंड शेप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूक्लियोलस क्या करता है, इसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। मीन्स ये राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करेगा। और राइबोसोम्स क्या करेगा, राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। राइबोसोम क्या करेंगे, फंक्शन अगर हम राइबोसोम्स का लिखें, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। एक सेल में प्रोटीन बनना बहुत जरूरी है। अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेल काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रोटीन एक सेल को फंक्शनल बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है ये राइबोसोम्स करेगा। और राइबोसोम का फॉर्मेशन इस न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड शेप के स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस में होते हैं। और इस तरीके से एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि जो न्यूक्लियस है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि पोर्स इसमें होते हैं जिसके हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इन न्यूक्लियर पोर का काम होता है मटेरियल का एक्सचेंज करना न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म के बीच में। इसमें एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन सेल डिवीजन के टाइम पे प्रॉपर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इस क्रोमेटिन के साइड में एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। यही न्यूक्लियोलस फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स है और राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना है। तो देखो क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और सेल डिवीजन से पहले वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होते हैं। अगर इस क्रोमोसोम्स को देखें तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी की सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मींस 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। पूरी बॉडी की सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सिर्फ मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम में केवल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और पूरी बॉडी की सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और गैमेट हाफ क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है, इसका भी अपना रोल है, आगे हम सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो जो क्रोमोसोम है इस तरीके से रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम है वो किससे बने हुए हैं, ये क्रोमोसोम प्रोटीन और
डीएनए से बने हुए हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। इस क्रोमोसोम्स के अंदर प्रोटीन और डीएनए होगा। ये डीएनए क्या होता है? डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए होता है इस तरीके से डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं डीएनए। ये डीएनए एक छोटे छोटे से सेगमेंट को कंटेन करता है जिसे बोलते हैं जीन। हम बोलते हैं स्मॉल फंक्शनल सेगमेंट जीन, और यही जीन पेरेंट कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, या फिर हम बोल सकते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स को कंटेन करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो डीएनए है वो इस क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं और जीन्स को कैरी करते हैं, और जीन्स पेरेंट्स कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, या फिर ये पेरेंट कैरेक्टर को कंटेन करने का काम करते हैं। तो ये हो गया पूरा एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, किस तरीके से न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर और किस तरीके से ये न्यूक्लियस यहाँ पे फंक्शन करेगा, और ये पूरे सेल के फंक्शंस को रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करता है। इनके पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं, इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है। देखो क्या लिखा है, द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अभी हमने बोला पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें पोर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, और यही न्यूक्लियर पोर डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। कहाँ कहाँ पे? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म पे। अब भी हमने देखा, और आप देखो एक इसमें राउंड शेप का स्ट्रक्चर होता है। अभी हमने देखा यहाँ पे एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये क्या कर रहा है? राइबोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है, और राइबोसोम प्रोटीन का काम कर रहा है, और ये न्यूक्लियस के अंदर है। देखो इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। ये क्या करना है? न्यूक्लियोलस एक डेंस राउंड शेप का स्ट्रक्चर होता है जहां पे राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, स्मॉल एंड लार्जर, और वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं, वो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, और कब रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं? जब वो डिवाइड होते हैं। उससे पहले वो किस फॉर्म में होंगे? उससे पहले वो यहाँ पे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड होता है वो प्रॉपर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो क्रोमोसोम्स है वो किससे बना हुआ है? डीएनए एंड प्रोटीन से, जो डीएनए जीन्स को कंटेन करता है या इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स को कंटेन करता है। डीएनए कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, और इसमें सेगमेंट होता है जिन्हें हम बोलते हैं जीन। जब सेल डिवाइड होता है तो डीएनए किस फॉर्म में होता है? यहाँ पे क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, और ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जब सेल डिवाइड होता है ये प्रॉपर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से हमने यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो ये न्यूक्लियस और उसके फंक्शन है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे।